Hello everyone, welcome once again in this new interesting video. Friends, this is Rahul and you're watching Edunes. Friends, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट लेसन है, नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा सिंथेसिस से रिलेटेड होने वाला है। सिंथेसिस के फ्रेंड्स तीन वीडियो तीन पार्ट में बनेंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा इसमें हम सिंपल देखेंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस। एंड सेकेंड जो पार्ट होगा उसमें हम कंपाउंड सेंटेंस देखेंगे, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस। एंड थर्ड जो पार्ट होगा उसमें हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि सिंथेसिस के आपको तीन वीडियो मिलने वाले हैं। आज का जो वीडियो होगा सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि सिंथेसिस क्या होता है। देखो, सिंथेसिस का यूज हम कब देखते हैं। देखो, जब आप एग्जाम देते हो अपने स्कूल में, एकेडमिक लेवल आप जब इंटरमीडिएट कर रहे होते हो तो उसमें सिंथेसिस एक अलग चैप्टर होता है। ठीक है, तो उसमें आपको आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपको सिंथेसिस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको कंबाइन करने के लिए क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, जिसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है रिलेटेड टू सिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह चैप्टर फ्रेंड्स आप एकेडमिक लेवल के अकॉर्डिंग ले लो या कॉम्पिटिटिव लेवल के अकॉर्डिंग ले लो, दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह चैप्टर। ठीक है, तो यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आपको यह चैप्टर सीखने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स मैं पहले बता दूं, स्टार्टिंग करने से पहले मैं सिंथेसिस को इतना इजी वे में, ठीक है, इतना इजी वे में, इतनी आसान भाषा में मैं बता दूंगा कि आप कभी भूलोगे ही नहीं सिंथेसिस करना। ठीक है, तो आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहो। सिंथेसिस यदि आप सीखना चाहते हो तो ठीक है, एकदम अच्छे से मैं सिखाने का आपको प्रयास करूंगा, एकदम इजी वे में। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट आवर नेक्स्ट न्यू चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग, दिस इज सिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, देखो सिंथेसिस क्या होता है पहले मैं बता दूं। सिंथेसिस सीखने से पहले मैं यहां पर एक पॉइंट बोलना चाहता हूं कि सिंथेसिस में आपको कुछ अलग चैप्टर के इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेंगे, जो है हमारा जीरंड। ठीक है, जीरंड, पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल हो गया, जीरंड हो गया, एंड इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव हो गए। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। ये इनका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इस मतलब यहां पे हमको कहना है ये है कि जीरेंड यदि आप अच्छे से जानते हो, पार्टिसिपल जानते हो, इन्फिनिटिव जानते हो तो ही आप इस वीडियो को, सिंथेसिस को अच्छे से समझ पाओगे। यदि आप इन सब चीजों को नहीं जानते, जीरेंड नहीं जानते, पार्टिसिपल नहीं जानते, इन्फिनिटिव नहीं जानते, तो पहले इन सब को अच्छे से आप सीखो, तब जाके आप इन्फिनिटिव के वीडियोस देखो, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखो मैं अपने चैनल पर फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर देखो मैंने यहां अपने चैनल पर यहां पे देखो, ठीक है, मैं पेंसिल चेंज करता हूं। देखो मैंने यहां देखो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जीरेंड, पास्ट पार्टिसिपल और ये परफेक्ट पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव यहां है। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। यदि आप अच्छे से नहीं जानते तो इन सब जाके वीडियो को देखो और सीखो। पहले आप सीखो इन सब चीजों को, तब आके आप इन्फिनिटिव को सीखना। ठीक है, तो चलिए हम अपने चलते हैं सिंथेसिस नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए देखो, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण, मींस इकट्ठा करना, कंबाइन करना, जोड़ना। सिंथेसिस का मतलब होता है क्या? संश्लेषण मींस जोड़ना, प्लस करना, ठीक है, ऐड करना, सेंटेंसेस को आपस में एक बना देना, दैट इज सिंथेसिस। देखो हम एक डिफिनेशन देखते हैं। इन सिंथेसिस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस। देखो सिंथेसिस क्या करता है कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में जोड़ना। ठीक है, टू आर मोर देन, टू मतलब या तो दो सिंपल सेंटेंस हो, सिंपल सेंटेंसेस हो, या तो दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस हो। ठीक है, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस को आपस में जोड़ के एक सेंटेंस बना देना, वही होता है हमारा सिंथेसिस। मैंने क्या बोला? किसको जोड़ना है?
सिंपल सेंटेंस को जोड़ना है। मींस आप ये माइंड में सेट कर लो कि सिंपल सेंटेंस ही होता है जिसको हमको जोड़ना होता है। ठीक है, आपको अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे, उसको एक बनाना है, वही होता है हमारा सिंथेसिस। अब देखो, जब हम सिंपल सेंटेंस को आपस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जब हम ऐड करेंगे तो एक नया बनेगा, एक सेंटेंस नया बनेगा। लेकिन वो सेंटेंस क्या हो सकता है? वो 3 प्रकार के सेंटेंसेस हो सकते हैं। जब हम नया सेंटेंस का फॉर्म करेंगे, नया सेंटेंस बनाएंगे, तो या तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, या तो कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है फ्रेंड्स, कंपाउंड हो सकता है, या तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है। यही 3 प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं सिंथेसिस में। ठीक है, ठीक है, आप ये ध्यान दो कि 2 या 2 से अधिक जब हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक बनाएंगे, वन करेंगे, तो या तो वो सिंपल सेंटेंस बनेगा, या तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, या तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है, हम सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस ही बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो सिंपल सेंटेंस से ही रिलेटेड, मैंने अभी बताया। तो नेक्स्ट होगा कि सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो होगा। और लास्ट हमारा जो वीडियो होगा कि सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा सिर्फ सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाना, मींस बहुत से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो एक चीज मैं यहां पहले बता दूं, आपको सीखना क्या है पहले आप अच्छे से जानो। मैं देखो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इजी वे में बताने का प्रयास, बहुत मतलब स्लो बताने का प्रयास करो, जिससे कि ये थोड़ा ट्रिकी, मतलब टिपिकल टाइप का चैप्टर होता है, इसको अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, देखो एक चीज मैं बता दूं, देखो जब हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लो हम सिंपल सेंटेंस क्या ले लिए, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, जैसे हमने कहा ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। अब देखो इस सिंपल सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, एक मेन वर्ब मिलेगा, फिर ऑब्जेक्ट है। तो मतलब ध्यान देना, ये जो वर्ब है इज हमारा क्या वर्ब है, ये तो प्लेइंग मेन वर्ब है। ठीक है, और इज भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ध्यान देना, यहां पर जो वर्ब है क्या वर्ब कहे जाते हैं, फाइनाइट वर्ब। आपको यहां पे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब समझना है। इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। अभी कह दे जैसे वो क्रिकेट खेल रहा है, अभी कह दे वो क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, जैसे मान लो कह दे वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे, अब देखो इज की जगह क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब देखो ये वर्ब हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है क्यों चेंज हुआ, इज की जगह आर क्यों हो गया, क्योंकि जब नंबर ऑफ सब्जेक्ट, जो पर्सन होते हैं हमारे सब्जेक्ट हो, उनके चेंज होने से जब वर्ब चेंज हो, वर्ब पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब सेंटेंस के नंबर, सब्जेक्ट, ठीक है, इन सब के चेंज होने से जब हमारा वर्ब भी चेंज हो, वर्ब पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो होते हैं वे वर्ब कैसे कहे जाते हैं, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब देखो आपने सिंपल सेंटेंस से क्या समझा कि एक सिंपल सेंटेंस किसी एक से, हम एक की बात कर रहे हैं, किसी एक सिंपल सेंटेंस में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट नहीं, फाइनाइट वर्ब देखने को मिलते हैं। और ये फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं कि सब्जेक्ट के चेंज होने, टेंस के बदलने से ये वर्ब भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आप ध्यान देना कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट अच्छे से सीखना। जब तक आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट नहीं समझोगे तब तक आपको कंफ्यूजन बना रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, मैंने अच्छे से बताया वीडियो में, आप जाकर उन सब वीडियो को देख लेना। देखो अब तो हमको पता क्या चला कि जैसे मान लो 2 सेंटेंस आ गए, एक सिंपल सेंटेंस ए हो गया, ठीक है, दूसरा भी सिंपल सेंटेंस हमने लिया, दूसरा भी सिंपल सेंटेंस लिया। अब दोनों को जोड़कर हमको वन सिंपल सेंटेंस बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, आप अच्छे से समझना। आप देखो इस सिंपल सेंटेंस में भी आपको एक क्या मिलेगा, फाइनाइट वर्ब, और इस सिंपल सेंटेंस में भी आपको एक फाइनाइट वर्ब। मतलब क्या हो गया, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब, इसमें भी एक फाइनाइट वर्ब, मींस 2 फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब आप जानते हो कि किसी भी एक सिंपल सेंटेंस में 2 फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, तो 2 फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकते।
तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब इस एक सिंपल सेंटेंस में इन दोनों फाइनाइट वर्ब को, एक को तो फाइनाइट वर्ब रखना पड़ेगा, एक को आपको फाइनाइट वर्ब ही रखना पड़ेगा, बट दूसरे वर्ब को, दूसरे सेंटेंस के वर्ब को क्या करना पड़ेगा, आपको नॉन फाइनाइट बनाना पड़ेगा, आपको नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना पड़ेगा। अब जानते हो कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, ऐसे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस के टेंस सब्जेक्ट के बदलने के साथ साथ वर्ब चेंज नहीं होते, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस पे पड़ता है, चेंज हो जाते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे ईज किस में बदल रहा था, आर में, वाज बदल जाता, वर्ब हो जाता टेंस के बदलने के साथ, ठीक है, लेकिन इस ये वर्ब चेंज नहीं होते, नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होते। मतलब जब सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो आप समझ लेना, एक को फाइनाइट वर्ब रखना है, दूसरे को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना ही पड़ेगा, तब जाके हम उसको सिंपल सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है, नहीं तो हम सिंपल सेंटेंस उसको नहीं कर सकते, ठीक है। एक गेम आपको समझ में आया, हमको क्या करना, पहला आपको एक सेंटेंस को फाइनाइट रखना है, एक को नॉन फाइनाइट बनाना है, ठीक है। अब जानते हैं कि नॉन फाइनाइट में कौन कौन से होते हैं, जिरंड, ठीक है, जिरंड भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है, इन्फिनिटिव भी होता है, इन्फिनिटिव, और एक होता है पार्टिसिपल, और एक क्या होता है हमारा पार्टिसिपल। तो यही मैंने बताया कि अभी स्टार्टिंग में यदि इनसे रिलेटेड आपके डाउट हैं तो आप जाके उन सब वीडियो को देखो, अच्छे से सीखो कि जिरेंड क्या होते हैं, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं, अच्छे से आप सीख लेना, तब जाके आप सिंथेसिस इस वीडियो को देखना, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आप अच्छे से सिंथेसिस सीख पाओ, ठीक है फ्रेंड्स। देखो मैंने बताया सिंपल चीज कि हमको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, एक फाइनाइट वर्ब रखना है, दूसरे को नॉन फाइनाइट वर्ब बनाना है, ठीक है। ये था हमारा सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना देना होता है सिंथेसिस। या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दो या तो कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो अब देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसके भी फ्रेंड्स 8 रूल है, 8, आपको 8 रूल पढ़ने हैं 1 बाय 1 करके, कि दो या दो से अधिक जब हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो एक सिंपल सेंटेंस बनाने के क्या क्या रूल हो सकते हैं इन इंग्लिश ग्रामर 1 बाय 1 आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स आवर गेम। चलो देखो अभी ये चीज मैंने बताया, टाइप्स ऑफ सिंथेसिस के कितने टाइप हो सकते हैं, 3 टाइप, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ोगे तो एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को किसमें बना सकते हो, कॉम्प्लेक्स में भी। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में भी बना सकते हो। तो आज का वीडियो सिंपल सेंटेंस वाला होगा सिर्फ, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अब देखिए पहला रूल। अब देखिए फ्रेंड्स, पहला हम अपना रूल स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा रूल है सिंथेसिस का, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, ठीक है। जो एंड होता है कंजक्शन होता है, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, और, हिंदी मीनिंग और होती है। इसका यूज करके हम दो सेंटेंसेस को, दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए देखिए एंड कब जोड़ें, देखिए पहले हम देखो, हम सभी रूल्स एग्जांपल के साथ साथ सीखेंगे, जिससे कि आपको कोई पॉइंट मतलब डाउट में सेक्शन में ना जाए, आपके डाउट भी क्लियर होते रहे। देखो ये सेपरेट लिखा, पहले आप समझो इसका मतलब क्या है। सेपरेट मतलब और एक कंबाइंड, आपको हर एग्जांपल में देखने को मिलेगा। सेपरेट का मतलब हमारे सेंटेंस अलग अलग है। देखो हमारे सेंटेंस, देखो एक सिंपल सेंटेंस हो गया, दूसरा सिंपल सेंटेंस। अब एक कंबाइंड मतलब कंबाइंड एक बना दिया गया। अब देखो ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। यहां पर दो सिंपल सेंटेंस, एक वाला सिंपल सेंटेंस यहां तक, फिर ये दूसरा सिंपल सेंटेंस, दोनों को जोड़कर हमने देखो एक पूरा ये टोटल सिंपल सेंटेंस बना। सेपरेट का मतलब अलग अलग। इस वाले सेक्शन में आपको अलग अलग सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, और कंबाइंड में देखने को क्या मिलेगा कि उसको जोड़कर एक बना दिया गया। सभी एग्जांपल्स में आने वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अब अच्छे से समझते हैं हम अपने रूल्स। जब एंड को जोड़ेंगे, अब देखो एंड कब जोड़ते हैं पहले आप सीखो। देखो पहला हमारा एग्जांपल है कि आई टेक मिल्क, मैं दूध लेता हूं, ठीक है। दूसरा है आई टेक बिस्किट आल्सो, मैं बिस्किट भी लेता हूं, ठीक है। जब दो सिंपल सेंटेंस में दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ध्यान देना, लेकिन मैं एग्जांपल दो को ही लेकर बात करूंगा, जिससे कि आपको आसान हो समझने में। देखो आई टेक मिल्क, मैं दूध लेता हूं, ठीक है। आई टेक बिस्किट आल्सो, मैं बिस्किट भी लेता हूं।
अब देखो दोनों को जोड़कर आप एक सेंटेंस बना सकते हो। कैसे? देखो इसमें भी सब्जेक्ट आई है, इसमें भी सब्जेक्ट आई है। क्या दो बार लिखने की जरूरत है फ्रेंड्स? नहीं। ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट, देखो यहां आई है यहां भी, जब दोनों सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो जाए, आई तो एक बार सब्जेक्ट लिखो। ठीक है, एक बार सब्जेक्ट लिखो। ठीक है, अब देखो वर्ब भी सेम है, टेक, तो उसको भी एक बार लिखो। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है देखो अलग अलग है, तो इसको अलग अलग, एंड ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ के अलग अलग लिख दो। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बना सकते हैं? देखो आई टेक मिल्क एंड बिस्किट्स, तो मतलब वही है। देखो ध्यान देना, सिंथेसिस में चाहे आप अलग अलग बात करो सेंटेंसेस की, चाहे अलग अलग बात करो या तो कंबाइंड की बात करो, उसमें जो सेंस होता है, मतलब मीनिंग जो होती है, उसका अर्थ होता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। देखिए इसका मतलब क्या है? मैं मिल्क दूध लेता हूं, मैं बिस्किट भी लेता हूं, और इसका क्या होगा? आई टेक मिल्क, मैं दूध और बिस्किट लेता हूं, मतलब वही रहेगा। इनके मतलब अर्थ में, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो तो देखो सब्जेक्ट से मैं आई ले लिया, वर्ब भी से मैं एक बार ले लिया, फिर मिल्क और बिस्किट अलग है, इन दोनों को हमने एंड कंजक्शन से जोड़ दिया। ठीक है, आई टेक मिल्क एंड बिस्किट, एंड से जब जोड़ा तो ये देखो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने अभी फाइनाइट एंड अनफाइनाइट की बात की थी। देखो वो अभी जब पार्टिसिपल आएगा, इंफिनिटिव आएगा, तो उसमें उसकी बात होगी। ठीक है, अब देखो ये सिंपल सेंटेंस में देखो आई टेक, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है बस, और कोई वर्ब है इसमें नहीं। आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक फाइनाइट वर्ब, तो हम कह सकते हैं यह एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब और एग्जांपल देखेंगे। देखो रोहन वेंट टू आगरा, रोहन आगरा गया। सोहन आल्सो वेंट विथ रोहन, देखो रोहन आगरा गया और सोहन भी रोहन के साथ ही गया। अब कैसे करेंगे? देखो यहां पर सब्जेक्ट, ध्यान देना, अब जब सब्जेक्ट अलग अलग है तो अब इनको जो अलग अलग रहे उसको एंड से जोड़ना है। ध्यान देना, देखो रोहन और सोहन अलग है, तो रोहन एंड सोहन, यहां पे ध्यान देना। अब देखो यहां पर क्या सेम है? वर्ब और जहां पे जा रहे हैं स्थान सेम है। ठीक है, तो जो सेम रहे उसको एक बार लिखो, और जो सेम नहीं उसको एंड से जोड़ दो। ठीक है, देखो रोहन और सोहन अलग अलग है, तो रोहन एंड सोहन, लेकिन ये वर्ब जो वेंट जाने का काम कर रहे हैं एक ही है, ये भी आगरा जा रहा है और सोहन भी रोहन के साथ ही आगरा जा रहा है, तो अलग अलग लिखने की कोई जरूरत, हम इसको एक बना सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? रोहन एंड सोहन वेंट टू आगरा, वही मतलब वही है ना। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना लेंगे। देख रहे हो ना फ्रेंड्स, कितना आसान है, सिंथेसिस करना बहुत आसान है, बस आपको अच्छे से आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर होने चाहिए। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, मनीषा सा दी ताज, मनीषा ने ताज देखा। अब देखो सी, ये सी किसके लिए? मनीषा के लिए आया है, सेम सब्जेक्ट हो गए, ध्यान देना सब्जेक्ट हमारे सेम हो गए। सी सा दी रेड फोर्ट आल्सो, उसने लाल किला भी देखा। अब देखो जब सब्जेक्ट सेम, इसको एक बार लिखो मनीषा, अब सा मतलब वर्ब भी सेम है, इसको एक बार लिखो मनीषा सा दी ताज। अब ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है, तो इनको ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ दो, तो मनीषा सा दी ताज एंड दी रेड फोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, कितना इजी है, कितना मजा आ रहा है ना। देख लो कितना इजी वे में हम चीजों को बना पा रहे हैं। तो ये था हमारा एंड कंजक्शन का यूज करके सिंथेसिस करना, मतलब दो अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब देखो नेक्स्ट हमारा रूल क्या हो सकता है, टोटल 8 रूल हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना, मैंने स्टार्टिंग में बताया सिंपल सेंटेंसेस सिंथेसिस में 8 रूल हैं। देखो अब देखो नेक्स्ट रूल सेकेंड हमारा क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, बाय यूजिंग एडजेक्टिव, बाय यूजिंग एडजेक्टिव। देखो अब एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम कैसे दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, कैसे एक बना सकते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। देखो कब जोड़ेंगे, कब एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां देखो कब जोड़े मतलब हम कब एडजेक्टिव का प्रयोग करें, और ये है कैसे जोड़े, मैंने दोनों दिया है, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। कब जोड़ना है आपको एडजेक्टिव के रूप में, देखो जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बता। अब एडजेक्टिव जानते हो क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफायर होते हैं, मींस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले। ठीक है, दैट इज एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव होते हैं।
तो आपको क्या देखने को मिले कि जब एक सेंटेंस में ऐसा कोई एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताए। जैसे देखो, इस पहला एग्जांपल लो, जैसे पहला देखो, आई बॉट अ डॉग, मैंने एक डॉग खरीदा, कुत्ता खरीदा, इट वॉज ब्लैक। अब देखो ये जो देखो एक डॉग है, अब ये जो ब्लैक वर्ड है किसके बारे में बता रहा है? कुत्ता। कि कुत्ता कैसा है हमारा? काला है, ब्लैक। तो ये ब्लैक वर्ड हमारा क्या हो जाए? एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। और ये डॉग क्या है हमारा? नाउन। ये क्या है हमारा? नाउन है। तो ये एडजेक्टिव वर्ड नाउन की विशेषता बताते हैं। यही तो कह रहा है ये सेंटेंस कि एक सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा और दूसरे सेंटेंस में यही एडजेक्टिव दूसरे सेंटेंस में आए हुए नाउन की विशेषता बताएगा। ठीक है, अब देखो ये हम ऐसे पहचान कर लेंगे कि हमको एडजेक्टिव कब यूज करना है, ये पहचान करने का रूल हो गया। अब देखो कैसे जोड़ना है, क्या रूल अप्लाई करेंगे हम। देखो, उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रख दें जिसकी विशेषता बता रहा है। वाह, कितना इजी है ना। देखो अब क्या करना, एडजेक्टिव और नाउन को साथ में रख देना है। देखो कैसे, ये अलग अलग सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस है, इसको एक बना दिया गया सिंपल सेंटेंस। देखो कैसे, आई बॉट अ डॉग। अब बनाना कैसे है, देखो ये जो एडजेक्टिव नाउन के साथ रख दो। तो आई बॉट अ ब्लैक डॉग, एडजेक्टिव को पहले रखना पड़ेगा। ठीक है, आई बॉट मैंने खरीदा, अ ब्लैक डॉग मैंने एक ब्लैक डॉग खरीदा। ठीक है, अब देखो सेकंड एग्जांपल और अच्छे समझ पाओगे। आई मेट अ वुमन, मैं एक महिला से मिला। सी वाज पुअर, वह गरीब थी। अब देखो ये गरीब, पुअर वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? वुमन की, महिला की वह कैसी थी? गरीब थी। तो पुअर वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया और वुमन हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। तो अब इसी नाउन के पहले हम ए एडजेक्टिव पुअर लगा देंगे। तो कैसे, आई मेट अ पुअर, देखो वुमन के पहले आ गया एडजेक्टिव, आई मेट अ पुअर वुमन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है अ टाइगर वाज हंग्री, एक टाइगर क्या था? भूखा था। ही किल्ड अ बुलॉक। अब देखो इसमें तीन सिंपल सेंटेंस आए हैं, ध्यान देना, मैंने बताया था दो भी आ सकते हैं, दो से अधिक भी सेंटेंसेस आ सकते हैं। यहां से यहां तक एक हो गया, फिर यहां से देखो फुल स्टॉप लगा भी है, ही किल्ड अ बुलॉक। यहां सेकंड हो गया हमारा दी बुलॉक वाज हेफ्टी, तो यहां पर मतलब थर्ड हो गया हमारा। ठीक है, अब तीनों को कैसे जोड़ेंगे ध्यान देना। देखो अ टाइगर वाज हंग्री, एक टाइगर क्या था? भूखा था। तो ये हंग्री किसकी विशेषता बता रहा है? टाइगर की। टाइगर क्या था? भूखा था। उसने एक बुलॉक को मार दिया, ही किल्ड अ बुलॉक। लेकिन बुलॉक कैसा था? बुलॉक वाज हेफ्टी। ठीक है, तो ये हेफ्टी किसकी क्वालिटी बता रहा है? बुलॉक की। तो समझ लेना, देखो कैसे। तो अब देखो ये हंग्री इसकी विशेषता बता रहा है टाइगर, तो मैंने बताया जो चीज जिसकी विशेषता बताए उसके पहले रख दो। तो अ हंग्री टाइगर, हंग्री को टाइगर के पहले रखना पड़ेगा, अ हंग्री टाइगर हो गया। अब एक किल्ड, मार दिया। अब सेकंड वर्ब से उठाएंगे, सेकंड सेंटेंस से, ही किल्ड अ। अब हेफ्टी को किसके पहले रखना पड़ेगा? बुलॉक, बैल के पहले। तो अ हेफ्टी बुलॉक। देख रहे हो ना कितना इजी है। हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम दो या दो से सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस बना पाते हैं। ठीक है, तो अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हेफ्टी बुलॉक हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा रूल सेकंड। अब देखो थर्ड रूल क्या है सेंटेंसेस का, सिंपल सेंटेंस। देखो रूल थर्ड, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। देखो अच्छे से पहले समझो, एडवर्ब हम जनरली मतलब ज्यादातर हम किससे एल वाई लगा के बनाते हैं। ठीक है, एल वाई जैसे अनफॉर्चुनेटली हो गया, रेगुलरली हो गया, देखोगे लास्ट में एल वाई आपको मिलेगा। ठीक है, एल वाई। ठीक है, तो हमेशा हम एडवर्ब लगभग मैक्सिमम, ज्यादातर, ये नहीं कि हर में एल वाई लगे, लेकिन मैक्सिमम ये एल वाई लगा के हम एडवर्ब बनाते हैं। ठीक है, और यदि एक वाक्य कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का काम करें तब उसे एडवर्बियल फ्रेज करते हैं। ध्यान देना, एडवर्बियल फ्रेज का मतलब होता है एक से अधिक शब्दों का संग्रह, समूह। फ्रेज क्या होता है? एक से अधिक, 2, 4, 5, ठीक है, उसमें वर्ड होंगे, उनके ग्रुप को ही फ्रेज बोला जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे वर्डों का ग्रुप जो मिलके क्या काम करेंगे? एडवर्ब का काम करेंगे, तो ऐसे फ्रेज को क्या बोलते हैं? एडवर्बियल फ्रेज। तो हम देखो एडवर्ब का यूज करके हम सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। कैसे, कब जोड़ेंगे, कंडीशन क्या होगा, मींस हम कब जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो जब
एक वाक्य दूसरे वाक्य के क्रिया की विशेषता बताता है। देखो अभी हम पीछे क्या सीखे, एडजेक्टिव का प्रयोग। जब एडजेक्टिव क्या हो रहा था कि एक वर्ड क्या बता रहा है, किसी नाउन की विशेषता बता रहा था। लेकिन जानते हो कि एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, अभी एडजेक्टिव क्या बता रहा था, नाउन की विशेषता। लेकिन जब आपको सेंटेंसेस में वर्ब की विशेषता बताने वाले फैक्टर देखने को मिले तब आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है? एडवर्ब वाला रूल अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल समझोगे तब आप अच्छे समझ पाओगे। चलो तो आप समझ गए किस कंडीशन में अप्लाई करना है एडवर्ब वाला रूल, कि जब कोई भी वर्ड ऐसा एडवर्ब जो आपको सेंटेंस में किसी वर्ब की क्वालिटी बताए, ठीक है, विशेषता बताए, तो उस कंडीशन में यही रूल हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, देखो अब कैसे जोड़ेंगे, अब कैसे सिंथेसिस करना है, कैसे सिंथेसिस बनाना है। जो वाक्य विशेषता बताए, ध्यान देना, माइंड में सेट करो, जो वाक्य विशेषता बताता है उसे एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज में बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? जो वाक्य विशेषता बताता है उसको हम क्या बना देते हैं? एडवर्ब बना देते हैं। ऐसे समझ लेना, क्या बना देते हैं? एडवर्ब बना देते हैं, या तो एडवर्बियल फ्रेज बना देते हैं। ठीक है, जो विशेषता बताता है उसको क्या बना देना? बस एडवर्ब बना दो, बात खत्म। एडवर्ब बनाने का रूल क्या हो सकता है? ज्यादातर यल वाई हम लगा के बनाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखो तो अच्छे समझ पाओगे। देखो पहला एग्जांपल है, ही वाज अटेंडिंग द फंक्शन। वह फंक्शन अटेंड कर रहा था। इट वाज रेगुलर, मतलब वह, इट वाज रेगुलर मतलब यहां डेली का कार्य था, मतलब रेगुलर हो रहा था। फंक्शन अटेंड करने का जो कार्य हो रहा था यहां रेगुलर था। ठीक है, अब ये जो रेगुलर वर्ड है किसको बता रहा है? अटेंड को, कि अटेंड तो किया जा रहा था लेकिन कैसे किया जा रहा था? रेगुलर, डेली किया जा रहा था। ठीक है, कैसे किया जा रहा था भाई? रेगुलर किया जा रहा था। ही वॉज अटेंडिंग। अब देखो ये अटेंडिंग क्या है? अटेंडिंग हमारा वर्ब है। ठीक है, अटेंडिंग वर्ब है और इस वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? रेगुलर। तो ये रेगुलर हमारा वर्ड है। अब इसको रेगुलर को हम क्या बना देंगे? एडवर्ब बना देंगे। यही मैंने कहा ना, अभी सिंथेसिस करते समय हम क्या बना देते हैं? इसी वर्ड जो वर्ड वर्ब की विशेषता बताता है, देखो रेगुलर बता रहा है तो हम रेगुलर को क्या बना देंगे सिंथेसिस में करते समय? यहां देखो रेगुलरली हो गया, ये एल वाई लग के क्या हो गया? एडवर्ब बन गया ना। अब देखो कैसे करेंगे, तो ही वाज अटेंडिंग द फंक्शन, अब इसको क्या रेगुलरली लिख देंगे, बस हो गया। दोनों को हमने एक बना दिया। इट वाज गायब कर देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही फेल्ड, वह फेल्ड हो गया। इट वाज अनफॉर्चुनेट, मतलब दुर्भाग्य से वह फेल हो गया। कैसे? ही फेल्ड, वह फेल हो गया। इसको अनफॉर्चुनेट किसकी विशेषता बता रहा? फेल्ड की। इसको एडवर्ब बना देंगे और अनफॉर्चुनेटली एल वाई लगा के एडवर्ब बना दिया हमने। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, सी डिड हर वर्क, उसने उसका कार्य किया। अब देखो सी वाज केयरफुल अबाउट इट, वो मतलब उसके बारे में वो क्या थी? मतलब केयरफुल थी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो सी डिड हर वर्क केयरफुली। अब केयरफुली देखो सब्जेक्ट सेम है, एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो सी डिड हर वर्क, उसने उसका कैसा काम किया? केयरफुली तरीके से। ठीक है, तो केयरफुल किसकी विशेषता बता है? डिड, कार्य करने को। तो इसको हमने एडवर्ब बना दिया, एक बना दिया। तो दो सिंपल सेंटेंसेस को एक बन गया। नेक्स्ट, दे फिनिश्ड दियर वर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त किया। इट टुक देम नो टाइम, मतलब इट टुक देम मतलब उनको समय नहीं लगा। इट टुक नो टाइम मतलब समय नहीं लिया गया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना यहां पे, अब इट टुक नो टाइम, अभी हमने देखो क्या बना रहे थे? यल वाई लगा के एडवर्ब बना रहे, लेकिन यहां पे देखो फ्रेंड्स, देखो कैसे करेंगे हम? दे फिनिश्ड दियर वर्क, उन्होंने अपना काम समाप्त किया। इन नो टाइम मतलब समय नहीं लिया। तो देखो इन नो टाइम, ध्यान देना ये क्या है? पूरा इसमें देखो तीन वर्ड है, इन नो टाइम। तो जब मैंने बताया था एक से अधिक वर्ड आ जाए तो वो एक ग्रुप क्या कहा जाता है? फ्रेज। लेकिन यहाँ पे ये कैसा फ्रेज होगा? एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एडवर्ब की तरह यहाँ पे एक काम कर रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? फिनिश्ड, काम करने के, फिनिश करने के तरीके को, मतलब जो फिनिश किया गया
किस कंडीशन में, कि समय नहीं। अब देखो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट रूल है, रूल 4th, इंफिनिटिव का प्रयोग करके, बाय यूजिंग इंफिनिटिव। अब देखो, अब यहां से नॉन फाइनाइट वर्ब इंफिनिटिव होता है जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन हम इंफिनिटिव का यूज कैसे करेंगे सिंथेसिस में। दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इंफिनिटिव का प्रयोग कैसे करेंगे। देखो, पहले आप जानते हो कि इंफिनिटिव क्या होता है, वर्ब के फॉर्म में टू लगा के हम क्या बनाते हैं, इंफिनिटिव बना देते हैं। ठीक है, इंफिनिटिव एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, देखो कब जोड़ेंगे, मतलब कैसा आपको यहां पे देखने को मिले कंडीशन कि आप समझ लो कि इंफिनिटिव का प्रयोग करना है, तो वही होता है कब जोड़े। देखो, जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल हो या फिर उद्देश्य। अब ध्यान देना, पहले इसको समझो, पहला पॉइंट समझो। जैसे एग्जांपल, रोहित रैन फास्ट, रोहित तेज दौड़ा, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। अब ध्यान देना, उसका तेज दौड़ना, ये देखो ये वर्ब है रन फास्ट, ये जो तेज दौड़ना वर्ब है, ये उसका उद्देश्य क्या था बताओ। तेज दौड़ना उसका उद्देश्य क्या था, कि वह फर्स्ट प्राइज पाना चाहता था। वही मैंने कहा ना कि एक क्रिया दूसरे क्रिया का क्या हो, फल या उद्देश्य हो। देखो, ये रन फास्ट वह चाहता था, वांटेड मतलब वह चाहता था इस क्रिया का, देखो ये उद्देश्य, ये रिजल्ट है। ध्यान देना, देखो दूसरा एग्जांपल पहले समझ, देखो ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है, ही कैन नॉट रन फास्ट। ठीक है, वह मोटा होने के कारण वह दौड़ नहीं सकता है, वह तेज दौड़ नहीं सकता। देखो एक फल हो गया, ठीक है, रिजल्ट हो गया हमारा, वह मोटा है इसीलिए वह दौड़ नहीं सकता। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो जब आपको एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल या उद्देश्य हो, देखो यहां पे इसके कारण ये ऐसा नहीं हो सकता, ये फल हो गया। अभी देखो इसका उद्देश्य हो गया कि ऐसा एक कार्य कर रहा है, वर्ब हो रहा है क्योंकि ये ऐसा फर्स्ट प्राइज चाहता है। आपको इस प्रकार के सेंटेंस में यही देखने को मिले। मीन्स इंफिनिटिव आपको यूज कहां करना है, यहीं पे करना है कि जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का क्या हो, या तो फल हो या तो उद्देश्य बता रहा हो, तब उस जगह आपको इंफिनिटिव का यूज करके सिंथेसिस बनाना है। ठीक है, बट आपको बनाओगे कैसे, आपको बनाना कैसे है। देखो यहां पे जो सामान्य क्रिया है उसे फाइनाइट रहने दे। ध्यान देना, फाइनाइट आ गया ना बात, मैंने स्टार्टिंग बोला था फाइनाइट मतलब समझ लेना, जैसा दिया वैसे के वैसे रहने दो। जैसा सेंटेंस में दिया है, क्वेश्चन में दिया, वैसे के वैसे वर्ब रहने दो, वो फाइनाइट का फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस में फाइनाइट ही वर्ब आता है, उसमें चेंज मत करो। ठीक है, तो द्वारा जो सामान्य क्रिया है उसको फाइनाइट ही रहने दो, और जो फल या उद्देश्य बताए उसे बदल दे इंफिनिटिव में। ठीक है, उसे इंफिनिटिव में बदल दें। देखो अब कैसे, देखो कैसे, पहला एग्जांपल, रोहित रैन फास्ट, रोहित दौड़ा, इस मतलब ये सामान्य क्रिया है, लेकिन अब उद्देश्य बताने वाला वर्ब कौन है, टू गेट, वह पाना चाहता है, टू गेट पाना चाहता है। ठीक है, अब इसी को हमको इंफिनिटिव बना देना है, मीन्स इसको स्किप कर देना, इसको हटा देना, इसको ऐड नहीं करना, बस इसको। तो रोहित रैन फास्ट, रोहित तेज दौड़ा, देखो इसको वैसे की वैसे रहने दिया गया, फाइनाइट है, फाइनाइट ही यहां रहने दिया गया। ठीक है, अब ये जो उद्देश्य या फल वाला वर्ब है, क्रिया है, उसको उसके पहले टू लगाकर जोड़ दो, ये क्या इंफिनिटिव बन गया। वर्ब के पहले टू लगाओगे तो इंफिनिटिव बन गया। देखो टू फर्स्ट प्राइज। ठीक है, देख पा रहे हो ना चीजों को, देखो बहुत आसान है। देखो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है, ही कैन नॉट रन फास्ट। देखो कैसे करेंगे, ही इज, अब ध्यान देना, वेरी को इंफिनिटिव बनाते समय टू लिख देना है। ठीक है, जहां वेरी है उसको टी डबल ओ, क्योंकि टी डबल ओ का मतलब भी होता है बहुत अधिक। ठीक है, तो ही इज टू फैट, वहां अधिक मोटा है। अब क्या है, अब ये देखो सेकेंड का वर्ब कौन है, फल या उद्देश्य वाला वर्ब कौन है, रन। अब इसके पहले क्या लगाओगे, टू रन हो जाएगा इंफिनिटिव। तो देखो यहां पे मैंने ऐड कर दिया, टू रन फास्ट। देख रहे हो ना कितना इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी है सिंथेसिस बनाना। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्र को एजुकेट करना चाहता था, शिक्षा देना चाहता था। अब क्या किया उसने, देना तो चाहता था, लेकिन अब क्या किया, ही सेंट हिम टू अमेरिका। ध्यान देना, ये उद्देश्य पहले आ गया, ये ध्यान देना, सेंटेंस आगे पीछे हो सकते हैं। वह देना चाहता था, ये उद्देश्य हो गया, लेकिन उसने
सेंट टू अमेरिका, उसने अमेरिका भेजा। लेकिन अमेरिका क्यों भेजा? क्योंकि वह अपने पुत्र को एजुकेट, शिक्षा देना चाहता था। उद्देश्य देखो, जैसे इस प्रकार के एग्जांपल में उद्देश्य हमारा, यहाँ देखो सेकंड वाले सेंटेंस में आ रहा था, सेकंड सेंटेंस में आ रहा था। लेकिन देखो इस एग्जांपल में पहले ही उद्देश्य, पहले पार्ट में ही, पहले सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में उद्देश्य दे दिया। तो ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो आप डाउट मत करना, ठीक है, मिस्टेक मत करना, आप अच्छे समझो, पहले पकड़ो कि सिंपल वर्ब क्या है और उद्देश्य वाला, ठीक है, हमारा रिजल्ट वाला, परिणाम वाला उद्देश्य क्या है, वर्ब क्या है, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से कर पाओगे। तो इसको सिंपल का सिंपल ही रहने देंगे। तो ही सेंट हिज सन, उसने अपने पुत्र को अमेरिका भेजा। ही सेंट हिज, यहाँ हिज होगा, यहाँ हिज सन हो जाएगा, ठीक है। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। लेकिन अब किस लिए, मतलब किस लिए भेजा हो, किस लिए सेंड किया, उद्देश्य क्या है भेजने का? टू एजुकेट। अब देखो एजुकेट वर्ब है, इसके पहले टू इंफिनिटिव बन गया, ठीक है, टू लगा के इंफिनिटिव मैंने बना दिया। तो जो उद्देश्य उसके पहले टू लगा दो, उस वर्ब के पहले इंफिनिटिव बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे पास कुछ ड्यूटीज हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उनको परफॉर्म अवश्य करना चाहिए। तो क्या कैसे करेंगे? आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, मेरे पास कुछ ड्यूटियां हैं, किसके लिए, क्या, किस उद्देश्य के लिए हैं ड्यूटियां? टू परफॉर्म मीन्स परफॉर्म करने के लिए। तो इसको हमने टू लगा के इंफिनिटिव बना दिया। नेक्स्ट एंड द लास्ट एग्जांपल इज, आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया, ठीक है। मैं स्टेशन क्यों गया? अब देखो यहाँ पे इस पार्ट में उद्देश्य दिया होगा। माई ऑब्जेक्टिव, मेरा उद्देश्य था, वाज क्या था? टू सी ऑफ माई सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर को छोड़ने के लिए, ठीक है, टू सी ऑफ, उसको छोड़ने के लिए। तो क्या हो जाएगा? तो आई वेंट टू स्टेशन, किसके, अब देखो टू लगा के इंफिनिटिव, टू सी ऑफ माई सिस्टर, ठीक है, उसको छोड़ने के लिए मैं स्टेशन गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, जब एक पहले किसी एक पार्ट में एक वर्ब दूसरे पार्ट वाले वर्ब का उद्देश्य हो, तो आप समझ लेना हमको वहां पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, इंफिनिटिव का। और इंफिनिटिव का कैसे रूल अप्लाई करना है? दूसरे वाले उद्देश्य वाले वर्ब के पहले टू लगा के जोड़ दो, सेंटेंसेस को एक बना दो, एक सिंपल सेंटेंस बना दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, एग्जांपल नहीं रूल, ठीक है, हमारा नेक्स्ट रूल है रूल 5। अब देखो जीरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, ध्यान देना, जब सेंटेंसेस में आपको जीरेंड, ठीक है, जीरेंड में हमारा क्या होता है, नॉन फाइनाइट होता है। तो जीरेंड या नाउन देखने को मिले तो उसके पहले हम प्रीपोजिशन को भी लगा के सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। दो सिंपल या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम जोड़ के सिंथेसिस कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझना है, एग्जांपल से, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल है, रीना बॉट अ पेंसिल, रीना ने एक पेंसिल खरीदा। सी गेव, उसने 10 रुपीज दिया फॉर इट, पेंसिल के लिए उसने 10 रुपए दिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? रीना बॉट अ पेंसिल, उसने एक पेंसिल खरीदा फॉर 10 रुपीज, 10 रुपए से, और मतलब से या के लिए 10 रुपए से उसने एक पेंसिल खरीदा। अब देखो ये जो नाउन है, ठीक है, रुपीस, 10 रुपीज, इसके पहले हमने एक प्रीपोजिशन ऐड कर दिया फॉर। तो नाउन या जीरेंड के पहले आप ये प्रीपोजिशन लगा के हम दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखो, जैसे आई गेव हिम अ पेन, मैंने उसे एक पेन दिया। आई आल्सो सप्लाइड हिम विथ पेपर, मैंने उसको पेपर के साथ ही दिया, मतलब उसको पेन मैंने उसके साथ साथ एक पेपर भी दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कैसे करेंगे, देखो अब ये हमने यहां पे जीरेंड बना दिया, क्या, बिसाइड गिविंग हिम अ पेन। अब यहां बिसाइड मतलब उसे एक पेन देने के अतिरिक्त, बिसाइड मतलब एक क्या, हमारा बिसाइड से एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। अब ये गिविंग जीरेंड बन गया, जीरेंड के पहले हमने क्या बना दिया है, प्रीपोजिशन। बिसाइड्स गिविंग हिम अ पेन मतलब उसको एक पेन देने के अलावा या अतिरिक्त, आई आल्सो सप्लाइड हिम विथ पेपर, मैंने उसको पेपर के साथ भी सप्लाइड किया, मतलब उसको पेपर भी दिया, सप्लाई किया, ठीक है। तो आप नाउन के पहले भी प्रीपोजिशन लगा सकते हो और जीरेंड के पहले भी प्रीपोजिशन यूज करके दो सेंटेंसेस को एड कर सकते हो, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक एक ही सिंपल सेंटेंस है, भले से बीच में कॉमा लगा है, ठीक है। नेक्स्ट, आई मेड माई बेस्ट इफोर्ट्स, मैंने अपना बेस्ट इफोर्ट्स प्रयास दिया,
ठीक है, आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए पास नहीं कर सका, मतलब मैंने पूरी कोशिश की, अपना पूरा एफोर्ट प्रयास किया, बट मैं बीए पास नहीं कर सका। तो कैसे कर सकते हैं, प्रीपोजिशन का यूज, तो इंस्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, ये एक प्रीपोजिशन होता है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, के बावजूद। तो इंस्पाइट ऑफ माई बेस्ट इफोर्ट, मतलब मेरा बेस्ट इफोर्ट होने के बावजूद, मेरा बेस्ट इफोर्ट, मेरे बेस्ट प्रयास के बावजूद आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए पास नहीं कर सका। तो ये हमारा नाउन हो गया बेस्ट इफोर्ट्स, इसके पहले एक मैंने प्रीपोजिशन ऐड कर दिया। तो देख रहे हैं ना, नाउन या जिरेंड के पहले एक प्रीपोजिशन लगा के हम सिंथेसिस कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, देखो नेक्स्ट, अब देखो यहां पे सेपरेट सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, हिज वाइफ डाइड, उसकी वाइफ डाइड हो गई, ठीक है। ही हर्ड द न्यूज, उसने न्यूज सुना, ही फेंटेड। इसमें देखो तीन, आपको इसमें क्या तीन सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें देखो फ्रेंड्स, आपको कितने सेंटेंस देखने को मिल रहा है, तीन सेंटेंस। कितने सेंटेंस, तीन सेंटेंस, ठीक है। His wife died, he heard the news। देखो एक पहला हो गया, पहला पार्ट, सेकेंड सेंटेंस हो गया, और थर्ड ए है he fainted, ठीक है। अब तीन सेंटेंस को ऐड करके हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। वन सिंपल सेंटेंस, वन सिंपल सेंटेंस बनाना है। His wife died, he heard the news, he fainted, ठीक है। 1 2 and 3, ठीक है। अब देखो दो या दो से अधिक मैंने यूज कर रहा था, बट अब देखो यहां पे तीन को हम कैसे ऐड करेंगे, प्रीपोजिशन यूज करके, जिरेंड या नाउन। अच्छे से समझना इस चीज को। देखो हर्ड जो है, इसको हम यहां पे क्या बना दे रहे हैं, जिरेंड। ऑन हियरिंग, सुनने के बावजूद, द न्यूज ऑफ हिज वाइफ डेथ। देखो कितना आसान बना, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ डेथ, मतलब अपनी पत्नी के मृत्यु के न्यूज के सुनने पर ही फेंटेड हुआ, मतलब बेहोश हो गया, घायल हो गया, ठीक है। ही फेंटेड, मूर्छित हो गया, ठीक है। हमने देखो नेक्स्ट, यू हेल्प्ड हिम, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ड, फिर भी मैं फेल हो गया। आई वुड हैव फेल्ड, मैं हो गया। तो आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल्ड हो गया विदाउट योर हेल्प, ठीक है। यू हेल्प्ड मी, आई वुड हैव फेल्ड, मतलब यहां देखो पहले समझो इस चीज को। यू हेल्प, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो जाता, ठीक है। वुड हैव है, ठीक है, यहां पे फेल हो जाता। आप इसको समझो पहले, जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आप बना नहीं पाओगे, ठीक है। यू हेल्प्ड, तुमने मेरी मदद की। आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो जाता, या मैं फेल हो ही गया होता। तो आई वुड हैव फेल्ड, मैं फेल हो जाता विदाउट योर हेल्प, बिना आपके मदद के, ठीक है। तो यहां पे विदाउट, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, विदाउट, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रीपोजिशन हो गया। योर हेल्प के पहले मैंने एक प्रीपोजिशन यूज किया है, ये हमारा क्या बन गया, एक पूरा एक सिंपल सेंटेंस जिसको हमने सिंथेसिस कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो रूल है फ्रेंड्स, अब देखो पार्टिसिपल का यूज करके हम कैसे सिंथेसिस करते हैं। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल देखो क्या होता है, ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। पार्टिसिपल एक देखो नॉन फाइनाइट वर्ब भी होता है। पार्टिसिपल क्या होता है हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब भी होता है, बट इसको पार्टिसिपल को एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। वर्ब होने के साथ साथ वह एडजेक्टिव का भी कार्य कर सकता है, ये ध्यान देना आप, ठीक है। आप जानते हो पार्टिसिपल तीन तरीके से हो सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन टाइप के होते हैं। तो अब इन तीनों टाइप को कैसे यूज करना है सिंथेसिस में, हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे, नो डाउट, ठीक है। देखो कब जोड़ने, हम पार्टिसिपल किस कंडीशन में कब यूज करें,
कैसे हम सेंटेंसेस को देखें कि पार्टिसिपल हमको यूज ही करना है। जब देखो कब, जब अलग अलग वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही हो। अब समझ लेना पार्टिसिपल का कंडीशन क्या है कि अलग अलग वाक्यों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही देखने को मिलेगा आपको पार्टिसिपल यूज करते समय। अब कैसे जोड़ें, तो जो कार्य पहले हुआ उसे पार्टिसिपल में बदल दे और जो कार्य बाद में हुआ उसे फाइनाइट ही रहने दे। मतलब जैसा वर्ब दिया है सिंपल में वैसे को वैसे ही रहने दें। बट जो कार्य पहले होगा, ध्यान देना फ्रेंड्स, कार्य पहले होने वाला सेंटेंस पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। बट आपको ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है, कौन सा कार्य बाद में हो रहा है। जब तक आप ये पता नहीं करोगे तब तक आप अच्छे से सिंथेसिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये समझ लेना कि पहले वाले कार्य को हमको क्या पार्टिसिपल बना देना है और दूसरे को फाइनाइट ही रहना, जैसे वर्ब है वैसे के वैसे ही रहने दो। ठीक है, अब पहले वाले वर्ब को पार्टिसिपल तो बनाना है, लेकिन हम क्या उसको प्रेजेंट कब बनाएं, पास्ट कब बनाएं, परफेक्ट कब बनाएं, अब वन बाय वन देखेंगे। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब करना है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाएं। और जानते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज करते हैं, वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी जिसकी हिंदी मीनिंग हुए या करके हुआ होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को कब जोड़ें, देखो जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ साथ हो। देखो पहला चीज तो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम देखने को मिलेंगे, पहली बात। ठीक है, सेम देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करने के लिए, क्या कि जब अलग अलग वाक्यों में कार्य लगभग साथ साथ हो रहे हो। ठीक है, जैसे एक कार्य समाप्त हुआ जस्ट तुरंत ही स्टार्ट हो गया, दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, आप समझना, जैसे एक कार्य तुरंत ही इमीडिएटली वो कार्य स्टार्ट हो गया, वर्ब एक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप ऐसे समझो, या तो दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, वो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग मतलब वह थक गई थी ऑफ वॉकिंग, टहलते टहलते। सी ले डाउन टू टेक रेस्ट मतलब वह नीचे लेट गई, टू टेक रेस्ट मतलब रेस्ट लेने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस कैसे करेंगे, यूज करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का। देखो हमने क्या बताया था, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करना है। देखो एक चीज ध्यान देना, जब वह थकी, जब वह वॉकिंग टहलते टहलते वह थकी, तुरंत ही वह नीचे लेट गई। मैंने क्या बोला कि ये कार्य लगभग दोनों साथ हो रहे होंगे, मतलब वह तुरंत ही, देखो ये वर्ब हो रहा है और लेटना भी तुरंत हो रहा है। ठीक है, साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, तब हमको कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही यूज करना है। ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो सेंटेंस देख रहे हो ना, सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, सी है, देखो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो ये क्या हो जाएंगे, सी सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंसेस बना लेंगे। अब देखो कैसे सिंथेसिस करना है, देखो अब देखो, जब देखो जोड़ना कैसे कैसे जोड़ें, जो कार्य पहले हुआ उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर देते हैं। जो कार्य पहले हुआ हो उसके वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। ठीक है, अब कैसे, देखो सी वाज, अब देखो सी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, पहले तो वहां थकी हुई होगी, अब ये पहला कार्य हो रहा है, फिर ये दूसरा कार्य बाद में हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको पार्टिसिपल, अब देखो ये क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। ठीक है, तो बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग हो जाएगा, फिर ये कामा देके हम सी ले डाउन टू टेक रेस्ट, इसको वैसे के वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, सी सा अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। सी रैन अवे विथ फियर, तुरंत ही जैसे उसने देखा होगा वैसे ही तुरंत वो भाग गई, डर से वह भाग गई। तो सीइंग अ स्नेक क्या हो जाएगा, सीइंग अ स्नेक, सांप देखकर या ठीक है देखकर, सीइंग देखो सा है। ठीक है, इस वर्ब में आईएनजी लगा के हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो सीइंग अ स्नेक, सांप देखकर, फिर इसको वैसे के वैसे। नेक्स्ट, ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा। ही टूक ऑफ हिज क्लॉथेस, उसने अपने कपड़े उतार दिए। ठीक है, तो जैसे ही वह घर पहुंचा तुरंत ही कपड़े उतारे। ठीक है, दोनों कार्य लगभग साथ हो रहे हैं, तो इसको रीच्ड को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहले वाले वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। मींस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसका फर्स्ट फॉर्म रीच, अब इसमें रीचिंग हो जाएगा तो रीचिंग होम, फिर कामा, ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, देख रहे हो ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके एक सिंपल, दो सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करना कितना आसान है। अब देखो पास्ट पार्टिसिपल को कैसे यूज करना है। अब जानते हो पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करके।
देखो कब जोड़ेंगे, जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट हो और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में अधिकतर होता है, ध्यान देना, मैंने यहाँ नोट कर दिया है। पैसिव वॉइस में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा, बट ये जरूरी नहीं कि पैसिव वॉइस में ही हो, ठीक है। आप समझना, आप पास्ट पार्टिसिपल के यूज कब करोगे, देखो कब जोड़े, वही मैं बता रहा हूं। यूज कब करोगे कि जब एक वाक्य का ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो जाए। अब देखो प्रेजेंट में क्या कर रहे थे, दोनों का सब्जेक्ट सेम था, दोनों का सब्जेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेम था और दोनों कार्य लगभग साथ साथ हो रहे थे। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट बन जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना, पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट बन रहा है। अब कैसे जोड़ोगे, तो जो क्रिया पहले हुई हो उसे एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले प्रयोग कर लेते हैं। ध्यान देना, यहां पर पार्टिसिपल ही रहेगा, पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल कैसा, पास्ट पार्टिसिपल, वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और यहाँ पे ये पार्टिसिपल किस तरीके काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मैंने अभी बताया पीछे, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। और इसको किसके कहां पे लिखेंगे, नाउन के जस्ट, हम जानते हैं कि एडजेक्टिव, अभी मैंने बताया पीछे, एडजेक्टिव को लिखा कहां जाएगा, नाउन के जस्ट पहले। अब देखो एग्जांपल देखो, जैसे आई फाउंड माई शर्ट, मैंने अपना शर्ट पाया, आई फाउंड माई शर्ट, इट वॉज लॉस्ट, मैं यहां खो गया था। तो कैसे करना है, जो क्रिया पहले हुई हो उसे एडजेक्टिव की तरह नाउन से पहले लिख देंगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें पहली क्रिया कौन है, पहले समझो, पहले तो खोया हुआ होगा ना, पहले शर्ट मेरा खो गया था तब मैंने पाया, तो ये क्रिया पहले हुई है, लॉस्ट, खोना, पहले खोना वाला, जब शर्ट मेरा खोया तो खोना तो पहले हुआ होगा, पहले खोया होगा तब मैं पाया हूंगा, ठीक है। तो ये लास्ट पहले क्रिया हो रही है, तो इसको हमने को क्या बनाना है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये किसकी तरह यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव की तरह। और एडजेक्टिव का मतलब नाउन के पहले, माई शर्ट ये नाउन है, इसके पहले तो आई फाउंड माई लॉस्ट, देखो शर्ट है नाउन, इसके पहले मैंने यूज कर दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है और किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे रोहन लॉस्ट हिज बुक, रोहन ने अपना किताब खो दिया, ही सर्च फॉर, उसने इसके लिए खोजा, मतलब इसके लिए वहां खोजा था तब, ठीक है। लेकिन उस देखो पहला वर्ब कौन हुआ होगा, पहले समझो, पहला खोना पहला हुआ होगा, फिर जाके तब उसने खोजना शुरू किया होगा, तब इसको हम पहला वर्ब को क्या बनाते हैं, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और भी एडजेक्टिव की तरह, ठीक है, ठीक है। पहले समझो, पहले रोहन लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च फॉर इट, ठीक है। तब इसको हमको क्या बनाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो भी एडजेक्टिव की तरह, पास्ट पार्टिसिपल। तो कैसे करेंगे, तो रोहन सर्च फॉर, उसने किसके लिए खोज की, फॉर हिज, अपने लॉस्ट बुक, खोए हुए, इसका हिंदी क्या होता है, हुए हुआ आता है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, खोए हुए बुक के लिए। देख रहे हो ना, इस नाउन के पहले मैंने लॉस्ट पहले वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बना दिया एक एडजेक्टिव की तरह। तो पास्ट पार्टिसिपल का कब यूज करना आप समझ गए। और ये भी देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि पहले वाले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है, माई शर्ट है, देखो ऑब्जेक्ट है इसका इट, इट किसके लिए हुआ, शर्ट के लिए यूज, इसका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो हिज बुक, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसने किसके लिए खोजा, ठीक है, इट, फॉर इट। तो इस तरीके से आप ऐसे भी पकड़ सकते हो चीजों को। अब देखो नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल कब यूज करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, हैविंग लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके हिंदी में हुआ या करके हुआ होता है, बट आप समझ लो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग लगा के बनाना है, और भी हैविंग जब आ जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब देखो कब जोड़े, मीन्स हम कब समझ पाए चीजों को कि हमको परफेक्ट पार्टिसिपल ही यूज करना है। देखो कब समझोगे आप, जब एक कार्य का कंप्लीट होने पर दूसरा काम शुरू हो। देखो प्रेजेंट में क्या था, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम थे और दोनों कार्य लगभग साथ साथ हो रहे थे। अभी पास्ट पार्टिसिपल में क्या था, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट हो रहा था, ठीक है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हो रहा था, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल क्या कर रहा है कि एक काम के समाप्त होने से दूसरा वर्ब शुरू होगा। एक कार्य, पहला वर्ब जो होगा, पहला कार्य वर्ब,
पहले सेंटेंस का, वो कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा, फिर तब दूसरा कार्य शुरू होगा। अब देखो कैसे जोड़ना, सिंथेसिस कैसे करना है। जो कंप्लीट हो गया हो उसे पार्टिसिपल में बदल देते हैं, ठीक है। मीन्स जो पहला वर्ब हुआ रहता है, जो पहला कार्य या मीन्स पहला वर्ब कंप्लीट हुआ रहता है, उसी को हम पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या बनाते हैं, हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके। देखो जैसे पहला एग्जांपल, दी सर्वेंट स्वेप्ट दी रूम, मतलब नौकर ने कमरे की सफाई की। फिर सफाई करने, पहला देखो सफाई करना कंप्लीट हो गया, सफाई टोटल उसने कंप्लीट किया, सफाई का जो काम था पूरा कंप्लीट करे। फिर उसने ही वेंट अवे, वहां चला गया, तब वहां गया। तो पहला वर्ब स्वेप्ट, झाड़ू मारना जो था, सफाई करना, ये पहला कार्य कंप्लीट हुआ, तब जाके वहां जाने का कार्य किया। अब देख रहे हो ना, पहला काम कंप्लीटली पूर्ण होता है, तब जाके दूसरा सेंटेंस, हमारा दूसरा कार्य शुरू होता है। तो पहला जो कंप्लीट होता है उसी को हमको क्या बनाना है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो कैसे, हैविंग लगा दो इसी वर्ब के पहले, जो पहला वर्ब है तो थर्ड फॉर्म ही लिखना है, तो उसके पहले हैविंग लगा दो, हैविंग स्वेप्ट दी रूम, अब कामा, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस, दी सर्वेंट, ठीक है। तो दी सर्वेंट ही की जगह दी सर्वेंट लिखना बेस्ट है, तो दी सर्वेंट वेंट अवे, इसको वैसे के वैसे फाइनाइट ही रहने देना है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहां से लेकर यहां तक एक ही सिंपल सेंटेंस है, और इस सिंपल सेंटेंस में देखो ये क्या है, एक फाइनाइट ही वर्ब। फाइनाइट मैंने बताया था, एक सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब आना चाहिए। तो यहां से यहां तक देखो एक ही फाइनाइट वर्ब आया है, वेंट अवे। एक ए भी है, हैविंग स्वेप्ट, लेकिन ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन एक सिंपल सेंटेंस होने के लिए एक ही आपको फाइनाइट वर्ब आना चाहिए, ठीक है। देख रहे हो ना कितना इजी है सिंथेसिस करना। नेक्स्ट, सी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, वह अपना टास्क पूरा कर चुकी थी, हैड है, पास्ट परफेक्ट है। सी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, वह अपना कार्य पूरा कर चुकी थी, टास्क। सी वेंट टू दी शॉपिंग मॉल, वह शॉपिंग मॉल चली गई, मतलब वह अपना टास्क पूरा करने के बाद ही गई होगी। तो ये कंप्लीटली, इसको हम क्या बना देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हैविंग कंप्लीटेड हर टास्क, फिर कामा सी वेंट टू दी शॉपिंग मॉल, वैसे के वैसे रख दो। देख रहे हो ना कितना इजी, एक सेंटेंस बना दिया हमने। नेक्स्ट, सी वाज अवॉर्डेड बाय हर टीचर, उसे अपने टीचर के द्वारा पुरस्कृत किया गया, पुरस्कार दिया गया, ठीक है। सी फेल्ट हैप्पी, जब उसको पुरस्कार मिला। अब देखो टीचर पुरस्कार दिया होगा तो पूरी तरीके से दिया होगा, तो पुरस्कार देना कार्य समाप्त हो गया होगा। जब वो पुरस्कार पाई होगी तब वह खुश हुई होगी, तो पहला कार्य पुरस्कार देना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तब वह फेल्ट हैप्पी, तब उसने खुशी महसूस की। तो ये पहला कार्य जो कंप्लीट हुआ उसको हम क्या बना देना, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखो यहां पे फ्रेंड्स एक ट्रिक ये है, देखो पहला जो पार्ट है ये पैसिव वॉइस में, जब आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिले सेंटेंस, तब आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में कैसे यूज करना है, हैविंग बीन लगा देना। इस वर्ब जो हम वर्ब लिखते हैं, देखो हैविंग कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, तो इसी वर्ब के पहले देखो यहाँ बीन लग गया, एवॉइडेड के पहले क्या लग गया, बीन लगा देना। बस जब ये पैसिव वॉइस में हो तो बस बीन लगा दो, बात खत्म। तो हैविंग बीन अवॉइडेड बाय हर टीचर हो जाएगा, फिर सी फेल्ट हैप्पी, ठीक है। तो ये था हमारा पार्टिसिपल का यूज करके कैसे हम सिंथेसिस करते हैं फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है नंबर 7, किसका यूज करके, नाउन या तो फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अब देखो नाउन फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है, ठीक है। चलिए अब इसको, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिशन का मतलब होता है, पहले देखो नाउन तो समझते ही हो, बट अपोजिशन का मतलब क्या होता है। अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, मींस बगल वाला, बगल ही बगल, ठीक है। साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। अपोजिशन का मतलब होता है बगल बगल, साइड बाय साइड। देखो जब नाउन बोलो या तो फ्रेज इन अपोजिशन बोलो, देखो हम इसको कब यूज करेंगे, सिंथेसिस बनाते समय हम कैसे करेंगे, मतलब सोचेंगे कि इसका यूज ही करना है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का। देखो कंडीशन क्या होगा, कब जोड़ें, जब अलग अलग वाक्यों के नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करें। क्या कह रहा है कि जब अलग अलग सेंटेंसेस के नाउन
एक ही व्यक्ति के बारे में क्वालिटी बताएं या उसके बारे में डिटेल बताएं कि यह व्यक्ति हुआ है। जैसे राम डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ साथ वह एक बिजनेसमैन है, ठीक है। तो डॉक्टर और बिजनेसमैन किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के ही बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो जब डॉक्टर भी नाउन हो गया, बिजनेसमैन भी नाउन हो गया, राम भी नाउन हो गया, तो जब अलग अलग सेंटेंसेस के नाउन एक ही व्यक्ति के या वस्तु के बारे में बताए तब हमको नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन यूज करना है, ठीक है। अब यहां देखो, अपोजिशन का मतलब उनको जो अलग अलग नाउन आ रहे हैं उनको साइड बाय कामा लगा के साइड बाय साइड ही लिखना है, बगल बगल लिखना है, वही होता है अपोजिशन। देखो अभी एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे समझ पाओगे आप। देखो कैसे जोड़ें। जिस नाउन के बारे में बताना है पहले ओ लिखे, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए तो पहले ओ लिख, व्यक्ति का नाम लिखो, फिर व्याख्या करने वाले नाउन या फ्रेज को 2 कामा के अंदर लिख देते हैं। ध्यान देना, 2 कामा लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे पहला, कोलंबस वाज अ फेमस सेलर। पहले कोलंबस के बारे में बताया गया कि कोलंबस एक क्या था? एक फेमस सेलर, एक फेमस यात्री था, ठीक है। फेमस सेलर था, यात्री था। ही वॉज एन इटालियन, वहां क्या था एक? अब देखो इटालियन, कोलंबस के बारे में ही बताया जा रहा है। ये जो हमारा नाउन आया कोलंबस, इसके बारे में पहले तो क्या बताया गया? फेमस सेलर, ठीक है। फिर वहां क्या था? इटालियन था। फिर कोलंबस के बारे में बताया गया, फिर बताया गया कि ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। तो देखो यहां पर नाउन, देखो यहां पे दूसरे, ध्यान देखो, तीन सेंटेंस है। पहला सेंटेंस ये है, फिर ये दूसरा सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस है। यहां 2 से अधिक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस देखने को आपको मिल रहा है। अब तीनों सिंपल सेंटेंस को एक बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाओगे तो कैसे? फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके बनाओगे। कैसे? तो देखो, ही वॉज एन इटालियन, एन इटालियन को किसके बारे में बताया रहा है? कोलंबस के बारे में। तो कोलंबस को पहले लिख दो। मैंने कहा कैसे बनाना है, सबसे पहले जिसके बारे में बताया जा रहा है उसको पहले लिख दो, फिर कामा लगा दो। फिर देखो ये बताया गया एक फेमस सेलर, तो कैसे लिखोगे? अ फेमस इटालियन सेलर। देखो इटालियन यहां से आ गया, सेकेंड वाले सेंटेंस से दोनों इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। कैसे? देखो ए फेमस इटालियन सेलर आ गया ना। अब फिर कामा लगाना पड़ेगा, तो वही मैंने बताया पीछे कि 2 कामा के बीच में लिखना है, ठीक है। तो कोलंबस अ फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड, इसको ऐसे के वैसे लिख दो, डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है। एक सेंटेंस हमने बना दिया। अब ही कहां गया? ही तो इस कोलंबस ही था ना। एक ही आपको सिंपल सेंटेंस बना रहे तो आपको एक ही सब्जेक्ट रखना है ना, कि बार बार लिखो उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, कालिदास रोट दी शाकुंतलम। कालिदास ने शाकुंतलम लिखा। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, वह एक ग्रेट पोएट थे, एंड ड्रामेटिस्ट, मतलब एक ड्रामा लिखने वाले भी ड्रामेटिस्ट थे। अब ये ग्रेट पोएट और ड्रामेटिस्ट क्या है, किसके बारे में? कालिदास। कालिदास के बारे में बताया जाए तो इसको फ्रेज इन अपोजिशन कैसे बनाऊं? कामा लगा के, पहले कालिदास को लिख दो, कामा लगा के अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, फिर कामा लगा दो, कामा के बीच में। ये फ्रेज इन अपोजिशन होता है, ध्यान देना। ये बगल वाला अपोजिशन मतलब बगल वाला फ्रेज होता है। और किसकी बताता है? ये नाउन के बारे में। फिर क्या किया उन्होंने? रोट द शाकुंतलम, रोट दी शाकुंतलम लिख दो, हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट, माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली, मेरी सिस्टर नई दिल्ली गई। फिर न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये नाउन के बारे में बताया गया। न्यू दिल्ली, जो ये ऑब्जेक्ट इसमें आया, इस नाउन के बारे में बताया जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे? माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली, फिर कामा लिखो, न्यू दिल्ली फिर कामा। मैंने बताया कामा यूज करना ही है। फिर जिसके बारे में बताया जा रहा है उसके बगल में लिखना है, ध्यान देना। जिसकी बात और उसके जस्ट बगल में कामा लिखे, उसके बगल में ही ये फ्रेज इन अपोजिशन लिखना है। तो न्यू दिल्ली कामा द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन क्या था? एक फेमस प्रसिद्ध इंग्लिश पोएट था। ही वाज ब्लाइंड, बट वह क्या था? बेचारा ब्लाइंड था। तो कैसे? मिल्टन कामा लगा दो, अ इंग्लिश पोएट, फिर कामा, वाज ब्लाइंड, क्या था वो? ब्लाइंड था। मिल्टन क्या था? एक फेमस इंग्लिश पोएट था, बट वह क्या था? ब्लाइंड था, वह अंधा था। नेक्स्ट, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि। टैगोर क्या थे? किसके लेखक थे? गीतांजलि के लेखक थे, बट ही वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, वो बंगाल के एक महान कवि थे। तो टैगोर, फिर कामा लगाओ, अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, कामा लगा दो, फिर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि कर दो। तो इस तरीके से देखो, इस नाउन के लिए एक क्या आ रहा है? फ्रेज इन अपोजिशन। वर्डों का जो ग्रुप फ्रेज है
और अपोजिशन मतलब बगल में आ रहा है इसी के, तो अपोजिशन हो गया। अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड मीन्स बगल वाला, ठीक है, ऐसे यूज करना है। और इसका फ्रेज इन अपोजिशन यूज कब करना है, मैंने बताया जब एक ही नाउन के बारे में अलग सेंटेंसेस में डिटेल दिया हो। अब देखो फ्रेंड्स, अब देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कब करना है। यहां पे देखो 8 होना चाहिए था, ठीक है, रूल 8 हमारा लास्ट एंड रूल नंबर 8 सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस का। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, पहले तो आप समझो नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव कहा जाता है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्रीडम, फ्री फ्री रहने वाला, ठीक है, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब फ्री रहने वाला, कोई उस पर किसी का दबाव ना हो, किसी का प्रेशर ना हो, तो ऐसा सब्जेक्ट जो फ्री रहे। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट करके हम सिंथेसिस कैसे बनाएंगे और कब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। देखो कब आपको ये पता चलेगा कि हमको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाना ही है। देखो, वाक्य का स्वतंत्र हिस्सा न तो सब्जेक्ट है और न ही ऑब्जेक्ट। देखो, वाक्य का ऐसा पार्ट नॉमिनेटिव तो है, सब्जेक्ट तो है, बट वह सब्जेक्ट भी नहीं होगा और न ही वो ऑब्जेक्ट होगा। देख रहे हो ना कितना सरप्राइज है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहता है कि मैं ना तो सब्जेक्ट ही रहूंगा, मैं आजाद हूं, ठीक है, मैं आजाद हूं, फ्री हूं, ना तो मैं सब्जेक्ट रहने वाला हूं ना तो मैं ऑब्जेक्ट। वही होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखो कब जोड़ें, देखो इसका यूज कब करना है। देखो सब्जेक्ट अलग अलग हो, ध्यान देना आप, ठीक है। अभी तक जो आप सीखते आ रहे थे सिंथेसिस, ज्यादातर क्या देख रहे थे कि सब्जेक्ट सेम हो रहे थे, सब्जेक्ट सेंटेंसेस में सेम हो रहे थे। बट देखो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का आप दिमाग में रख लो, सेट कर लो, कब यूज करना है, जब आपको सेंटेंसेस में अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट अलग अलग देखने को मिले, अलग अलग वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध हो, ठीक है। कारण वाक्यों में आपको क्या देखने को मिले, एक रीजन होगा, एक कारण होगा, तो दूसरा क्या होगा, रिजल्ट, परिणाम होगा उसका, ठीक है। पहला सेंटेंस यदि रीजन है तो दूसरा रिजल्ट होगा, ठीक है, दूसरा पहला रिजल्ट है तो दूसरा रीजन होगा। पहला कैसे समझना है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे और दोनों सेंटेंस एक दूसरे के रीजन और रिजल्ट होंगे, कारण और परिणाम बताएंगे, ठीक है। बट आपको कैसे यूज करना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, कैसे जोड़े, कैसे जोड़ना है। देखो, जो क्रिया पहले हो या फिर जो कारण बताए उसे सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल देता है। क्या करना है, जो क्रिया पहले हो रही हो या तो कारण बता रही हो, ध्यान से समझो, जो क्रिया पहले हो रही हो, जो वर्ब पहले हो रहा हो या तो वो क्या बता रहा हो, रीजन बता रहा हो, कारण बता रहा हो, तो उसके सब्जेक्ट को किस में बदलना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल दें और दूसरे वाक्य को ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो जो क्रिया पहले हो रही हो या तो रीजन, कारण को बता रहा हो, रिजल्ट को नहीं, ध्यान देना, रीजन को बता रहा हो, या तो पहले क्रिया हो रही हो, तो उसके सब्जेक्ट को बदलना है फ्रेंड्स। किसको, उसके सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कर देंगे और दूसरे वाले पार्ट को हम वैसे के वैसे लिख देंगे। अब देखो कुछ नोट पॉइंट है, इसके लिए कुछ नोट, स्पेशल नोट है। क्या क्या नोट हो सकते हैं, देखो, जब वाक्य में इज, आर, एम, वाज, वर का प्रयोग हो, सहायक क्रिया, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं, के रूप में नहीं होता है तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। देखो, जब इज, आर, एम, वाज, वर ये हेल्पिंग वर्ब आते हैं टेंस में, बट जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहे हो, मींस यूज, इज, एम, आर, वाज, वर का यूज, ठीक है, इस तरीके के रूप में काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसके सब्जेक्ट के बाद आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैविंग का प्रयोग कब करना है, जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। अब देखो, ये जो रूल मैं बता रहा हूं अभी, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने का रूल है, समझ लो, ठीक है। जब इज, एम, आर, वाज, वर क्या हो, सिंपल यूज में हो, टेंस में नहीं हो, और जब टेंस में होंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, लेकिन टेंस में ना हो, यूजेज में हो, तो उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, ध्यान देना, बात किसकी की जा रही है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है, एक्टिव मींस टेंस, टेंस में हो,
तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हैविंग लगाना है। और जब सब्जेक्ट के बाद हैविंग बीन, मैंने बताया था बीन कहां पे आता है, जब हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में, हैविंग बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, कब, जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में। और सारी ये जो एक्शन हो रहे हैं किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद लगाना। अब चलो एग्जांपल्स करेंगे तो अच्छे समझ पाओगे आप। पहला एग्जांपल देखो, जैसे द स्काई इज क्लाउडी, जो आकाश है, क्लाउडी मीन्स बादल नुमा है, ठीक है, मीन्स आकाश में बादल है, ठीक है। इट मे रेन टुडे, वर्षा हो सकती है। अब देखो स्काई, द स्काई, इसका सब्जेक्ट देखो अलग है और यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है। इट किसके लिए, रेन के लिए आया। अब बादल के लिए, आसमान के लिए नहीं है, क्या आसमान वर्षा हो सकती है, नहीं, मतलब ये रेन होगी, कौन रेन होगा, क्लाउड के लिए आया, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस, पहला सिंपल सेंटेंस है, दूसरा सिंपल सेंटेंस, दोनों का सब्जेक्ट देखो अलग अलग है। पहला पॉइंट पकड़ने का, ये समझ लो कि जब सेंटेंस में अलग अलग सेंटेंस सब्जेक्ट देखने को मिले तो समझ लेना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे यूज करेंगे, रूल याद करो, मैंने क्या बताया कि जब ईजेएमआर का यूज हो टेंस में ना हो तो इसके सब्जेक्ट के पहले, इसका सब्जेक्ट कौन है, द स्काई, इसके पहले बीइंग लगा दो, मैंने अभी बताया ना। तो द स्काई बीइंग क्लाउडी, कामा लगा देना, फिर इसको वैसे को वैसे लिख दो। देख रहे हो ना, बहुत आसान है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस आप समझो चीजों को। और एग्जांपल देखो, जैसे द टीचर इंटर्ड द क्लास। अब ध्यान देना फ्रेंड्स, एक टेंस आ गया, टेंस मींस एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस में आ गया, टेंस आ गया, एक्टिव वॉइस मींस टेंस। जब टेंस में आ जाए, एक्टिव वॉइस में आ जाए, मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, हैविंग सिर्फ लिखना है, हैविंग लिखना है सिर्फ। देखो जैसे द टीचर इंटर्ड द क्लास, तो क्या लिख देना है, द टीचर हैविंग इंटर्ड, यहाँ पे द टीचर हैविंग इंटर्ड द क्लास होना चाहिए, तो यहाँ क्लास मैंने मिस कर दिया है, प्रिंट करना है, ठीक है। फिर कामा, द टीचर हैविंग, देखो ये सब्जेक्ट के बाद क्या लगा, एक्टिव वॉइस में था, सब्जेक्ट के बाद हैविंग सिर्फ लगा, फिर ये जैसे है वैसे इंटर दी क्लास, फिर देखो इसको वैसे कामा लगा के ये वाला सेकंड पार्ट वैसे को वैसे उतार दो, द बॉयज बिकम साइलेंट, बच्चे शांत हो गए। देख रहे हो ना कितना इजी है। देखो नेक्स्ट, दी सन रोज, मतलब सूर्य उगा, पास्ट एमिटेंस में है, पास्ट एमिटेंस मतलब एक्टिव वॉइस में है। सेकेंड सेंटेंस क्या है, दी बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई, मतलब पंछियां उड़ने लगे। अब ये देखो एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, हैविंग सिर्फ लगाओगे, द सन हैविंग राइजन। अब ध्यान देना, जब हैविंग लगाओगे, ये भी ध्यान देना है भाई, हैविंग जब लगाते हो, मैंने बताया अभी किसमें, परफेक्ट पार्टिसिपल में, जब हैविंग लगाते हो तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये ध्यान देना। ये नहीं कि यहाँ पर रोज है तो रोज ही लिख दो, गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। तो हैविंग के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है, तो द सन के बाद सब्जेक्ट में हैविंग लगा दो, राइजन हो जाएगा, फिर इसको इस वाले पार्ट को वैसे वैसे उतार दो, रिप्लेस कर दो, द बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई। देख रहे हो ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द वर्क वाज डन। अब देखो ये पैसिव वॉइस में हो गया, द वर्क वाज डन मतलब कार्य कंप्लीट किया गया। वी वेंट बैक होम, हम घर चले गए। अब देखो द वर्क, इसके बाद हैविंग बीन, मैंने बताया था जब पैसिव वॉइस में आ जाए तो हैविंग बीन लगा देना है, ठीक है। द वर्क, ये समझ लो कि परफेक्ट पार्टिसिपल में ही हो रहा है, ठीक है, किसमें हो रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं, ऐसे समझो। द वर्क हैविंग बीन डन, कामा वी वेंट बैक होम। देख रहे हो ना, पैसिव में है तो हैविंग बीन लगा दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट, द बैंक वाज क्लोज्ड, मतलब बैंक बंद हो गया, ये भी पैसिव वॉइस में है। आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी, मतलब मैं पैसे कुछ भी निकाल नहीं सका। तो कैसे करेंगे, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, बैंक क्लोज होने के बाद हैविंग बीन, देखो पैसिव में इसलिए यहाँ हैविंग बीन लगा, द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, कामा इस सेंटेंस जैसे के जैसे वैसे को वैसे रिप्लेस कर दो, लगा दो, तो हमारा हो गया सिंथेसिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सिंथेसिस। देख रहे हो ना, 8 रूल हमने 1 बाय 1 एकदम आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में हम लोग सीखे हैं इसको 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जो वीडियो था, सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड। तो सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड कंप्लीट हुआ हमारा, जो कि था 8 रूल्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आप और भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये थोड़ा आपको टिपिकल टॉपिक लग सकता है, बट इससे रिलेटेड यदि आप, ठीक है,
पार्टिसिपल, ठीक है, जीरेंड, इंफिनिटी और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब यदि आप अच्छे से समझते हो तो आपको सिंथेसिस आपको हार्ड नहीं लगेगा, कठिन बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको ये बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना न भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि लोग इस चीज़ को सीख पाएं। ठीक है, तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।